Hello friends, welcome back you all in Nursing Academy channel. Today we will discuss vital sign from the fundamental topic. वाइटल साइन को हम कार्डिनल साइन के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये बॉडी की सारी एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड करता है और एक पेशेंट के कंडीशन के बारे में हमें बताता है कि पेशेंट की कंडीशन नॉर्मल है या फिर अबनॉर्मल है। अब हम बात करें वाइटल साइन की, तो वाइटल साइन जो है वो बॉडी की फिजियोलॉजिकल स्टेटस पता लगाने के लिए किया जाता है। बॉडी अगर किसी ह्यूमन बॉडी फिजियोलॉजी स्टडी करनी हो तो उसके लिए हम कार्डिनल साइन यूज़ करते हैं। कार्डिनल साइन में जनरली क्या होता है कि टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और ब्लड प्रेशर आते हैं, जिसे हम इन फंडामेंटल लैंग्वेज टीपीआर बीपी कहते हैं। ये टीपीआर बीपी लिए जाते हैं ताकि हमें क्या हो, पेशेंट की कंडीशन का पता लग सके, क्योंकि जनरली हम हर चीज़ के बारे में छोटी छोटी चीज़ों पर ईसीजी वगैरह हम नहीं करवा सकते। हर चीज़ पता लगाने के लिए टीपीआर बीपी देखी जाती है। जो चीज़ें हम देख के नहीं बता सकते वो टीपीआर बीपी देख के हम पेशेंट की कंडीशन के बारे में पता लगा सकते हैं। तो आप जनरली लैंग्वेज पे मत जाना, समझना कि किस प्रकार से फिजिकल इन्वायरमेंट या साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट पे जो बॉडी का रिस्पॉन्स होता है उसको नोट करने के लिए हम क्या करते हैं, टीपीआर बीपी देखते हैं। जैसे कि कोई कंडीशन हुई, तनाव हुआ, एनेक्साइटी हुई पेशेंट को, एंजाइटी में क्या हुआ, पेशेंट की बीपी बढ़ गई। अब हमें पता चल गया कि साइकोलॉजिकली पेशेंट क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, पेशेंट कहीं ना कहीं अलग रिस्पॉन्स हो कर रहा है। तो ये पता लगा सकते हैं हम टीपीआर बीपी देख के। तो इसी प्रकार से ये क्या होता है, हमें पेशेंट की कंडीशन के बारे में बताता है। वाइटल साइन की बात करें तो मैंने बता दिया टीपीआर बीपी होती है इसमें। और इन साइन की बात करें तो ये पेशेंट की कंडीशन में अगर किसी प्रकार को कोई चेंज आया है जो कि हम देख नहीं पा रहे हैं, उसे ऑब्जर्व करने के लिए हम क्या करते हैं, टीपीआर बीपी पर जाते हैं, टीपीआर बीपी लेते हैं। अगर हम बात करें तो नेक्स्ट, एक नर्सिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको रूटीन फिजिकल असेसमेंट करना है। यानी एक नर्स का दायित्व होता है कि वो कुछ करे ना करे लेकिन उसको टीपीआर बीपी तो लेनी ही लेनी है। ये उसका आप कह सकते हैं कि मेन फंक्शन यही होता है नर्स का, हॉस्पिटल में टीपीआर बीपी लेना। तो टीपीआर बीपी लेना ही उसका मेन काम होता है। एक तो रूटीन फंक्शन है, दूसरा अगर कभी पेशेंट की कंडीशन खराब हो रही है, मान लो कोई एबनॉर्मलिटी शो कर रहा है पेशेंट, तो उस दौरान हमें क्या करना है, उसकी टीपीआर बीपी लेनी है। तो दो टाइम हो गए जब हमें ये सब कुछ करना है। अब कब कब हमें पर्पस क्या क्या है वाइटल साइन लेने के, क्यों लेते हैं, कब लेने चाहिए, तो भाई पर्पस ये है कि हम पेशेंट की कंडीशन पता लगाते हैं। वाइटल साइन मैंने जैसे डिस्कस किया था कि पेशेंट की स्टेटस, पेशेंट की हाल ही में कंडीशन कैसी है, उसको पता लगाने के लिए हम टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और ब्लड प्रेशर देखते हैं। दूसरा, अगर मान लो पेशेंट कोई अबनॉर्मल एक्टिविटी शो कर रहा है, पेशेंट अगर फिजियोलॉजिकली फेशियल एक्सप्रेशन या फिर किसी प्रकार से कोई अबनॉर्मल बिहेवियर शो कर रहा है, तब हम टीपीआर बीपी लेंगे। या फिर हमें किसी फिजिशियन ने या किसी सीनियर ने ऑर्डर दिया है कि आप टीपीआर बीपी लो, तो हमें उस कंडीशन में हमें क्या करना है, टीपीआर बीपी लेनी है। नेक्स्ट, बॉडी टेम्परेचर की बात करें, सबसे पहला वाइटल साइन है टेम्परेचर। टेम्परेचर को डिफाइन करते हैं डिग्री ऑफ हीट मेंटेन्ड बाय द बॉडी, यानी कितना डिग्री ऑफ हीट हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है उसे ही हम टेम्परेचर कहते हैं। जनरली 37 डिग्री सेल्सियस 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कंसिडर करते हैं। इससे ऊपर और नीचे अबनॉर्मल कंसिडर्ड होता है। तो अगर हम बात करें कि जो टेम्परेचर का लॉस या टेम्परेचर कितना बॉडी में बना है, उसी बैलेंस जो बना के रखता है उसी हम टेम्परेचर कहते हैं। और टेम्परेचर क्या होता है कि ये हमारी बॉडी कितनी गर्म है या कितनी ठंडा है, हॉटनेस और कोल्डनेस को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, टेम्परेचर एक्सेस करते हैं। एक, अब अगर किसी की बॉडी नॉर्मली फंक्शन कर रही होगी तो उसका टेम्परेचर नॉर्मल आएगा, 37 डिग्री सेल्सियस आएगा, ठीक है। तो बॉडी टेम्परेचर दो तरह के होते हैं, एक कोर टेम्परेचर होता है, एक सरफेस टेम्परेचर होता है। क्या होता है कोर टेम्परेचर, क्या होता है सरफेस टेम्परेचर, आइए देखते हैं। कोर टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जो कि बॉडी के डीप कैविटीज़ है, जैसे कि क्रेनियल कैविटीज़, थोरेसिक कैविटीज़, एब्डोमिनल कैविटीज़ है, इनके अंदर जो डीप टिश्यू या डीप ऑर्गन प्रेजेंट है वो जब हीट प्रोड्यूस करेंगे, जो बहुत ही मतलब कहें तो एक तरह से धसे हुए जो ऑर्गन, जैसे कि किडनी हो गया, हार्ट हो गई, लंग्स हो गए, स्टमक हो गया, ये जब हीट प्रोड्यूस करेंगे, ब्रेन हो गया, तब उसको डिफाइन करने के लिए हम कोर टेम्परेचर यूज़ करते हैं, ठीक है। और सरफेस बॉडी टेम्परेचर जो कि हमारी स्किन के ऊपर जो भी टेम्परेचर हम मेंटेन रखते हैं या मेजर करते हैं, उसे हम सरफेस बॉडी टेम्परेचर के से जानते हैं। जनरली सरफेस बॉडी टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। अगर हम फिजियोलॉजी ऑफ हीट प्रोडक्शन की बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं इसमें थर्मो रेगुलेशन की बात करेंगे। थर्मो रेगुलेशन मतलब बैलेंस ऑफ टेम्परेचर, किस प्रकार से टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो इसमें दो प्रोसेस चलती है, एक थर्मोजेनेसिस, एक होती है थर्मोलाइसिस। थर्मोजेनेसिस का मतलब होता है हीट प्रोडक्शन और थर्मोलाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ हीट या लॉस ऑफ हीट। अगर हम बात करें थर्मोजेनेसिस की, तो थर्मोजेनेसिस में हीट का प्रोडक्शन होगा, हाइपोथैलेमस क्या करेगा, थर्मो रेगुलेशन करने का काम करता है, हम जानते हैं। हमारे बॉडी में टेम्परेचर मेंटेन करने का काम, थ्रस्ट मेंटेन करने का काम हाइपोथैलेमस का है, तो यहाँ पर भी हाइपोथैलेमस का रोल है थर्मो रेगुलेशन में। अगर हमें थर्मो रेगुलेटिंग
ग्लैंड के बारे में बोले तो हाइपोथैलेमस को डिफाइन करना है वहाँ पे। हीट की बात करें तो हीट इज जनरेटेड इन द बॉडी थ्रू फूड मेटाबॉलिज्म। अब हीट किस किस प्रकार से जनरेट होता है, थर्मोजेनेसिस के बारे में बताना है। तो एक तो हम जब भी खाना खाएंगे तो बॉडी में क्या होगा, मेटाबॉलिज्म होगा। हालांकि हम ये चीज़ आगे देखेंगे कि मेटाबॉलिज्म से हीट प्रोड्यूस नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम अभी एक चीज़ देख रहे हैं कि फूड मेटाबॉलिज्म होगा उस दिन। जैसे कि हम जानते हैं जब भी हम खाना खाते हैं हमारी बॉडी प्रेस्पिरेट करती है, स्वेटिंग करती है, प्रोफ्यूज स्वेटिंग होती है उस वक्त। तो वो क्या है कि एक प्रकार का साइन है कि हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस हो रही है। दूसरा कि हम खाना खाते हैं तो हमें पता है एनर्जी मिलती है, एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। भाई जो फूड में एनर्जी है वो हमारे बॉडी में कन्वर्ट हो रही है, तो उस दौरान क्या होगा, हीट का प्रोडक्शन होगा। तीसरा अगर हम बात करें तो ये जो भी हीट प्रोड्यूस हो रही है जनरली डीप टिश्यू में होगी। इसमें स्केलेटल मसल भी इसका एग्जांपल है, क्योंकि वो भी एक तरह से डीप टिश्यू में कंसीडर किए जाते हैं। स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू और फैट जो है ये इंसुलेटर का काम करते हैं हीट के लिए, हीट को स्टोर करके रखते हैं। दूसरा बात करें तो जब भी अब हाइपोथैलेमस का कंसेप्ट यहाँ पर है, यानी कि हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जब भी हमारी बॉडी में टेम्परेचर सडनली राइज होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तब हाइपोथैलेमस के पास वो क्या होगा, जो ब्लड है वो हाइपोथैलेमस के जाएगा घूमता घूमता। हाइपोथैलेमस को पता चलेगा टेम्परेचर ज़्यादा है, हाइपोथैलेमस क्या करेगा, ऑर्गन्स में क्या करेगा, वेसो डायलेशन करवा देगा। वेसो डायलेशन होगा यानी प्रेस्पायरेशन होगा, स्वेटिंग होगी। अब जब भी स्वेटिंग होगी तो बॉडी टेम्परेचर उगा होगा उस जगह का डाउन हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा। अब उल्टा ले लो, अब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो गया है तो ब्लड जाएगा घूमता घूमता वापस हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस को पता लगेगा यार टेम्परेचर तो क्या हो गया, कम हो गया। अब टेम्परेचर इस वक्त क्या करेगा, हाइपोथैलेमस वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा देगा उस साइड का, और वैसे कॉन्स्ट्रिक्शन करवाने से क्या होगा कि वहाँ पर क्या होगी, हीट का प्रोडक्शन होगा, प्रेस्पिरेशन नहीं होगा, वहाँ पर क्या होगा, हीट का प्रोडक्शन होगा, और वहाँ पर वापस टेम्परेचर राइज हो जाएगा। मसल में सीवरिंग होगी, जहाँ पर भी वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा तो मसल सीवरिंग करेगी और वहाँ पर हीट प्रोडक्शन हो जाएगा। फिजियोलॉजी ऑफ हीट लॉस की बात करें तो हीट कई प्रकार से लॉस हो जाती है, जहाँ पर अगर हम बात करें तो कंडक्शन, कन्वेक्शन और एवापोरेशन हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। दूसरा ये टच से होती है, जब भी टच होता है कंडक्शन में टच होगा, जैसे स्पंज बात है वो वगैरह करने से टेम्परेचर लॉस होता है। और दूसरा इंफ्रारेड रेस, जैसे कि एक न्यूड पर्सन है, न्यूड पर्सन यानी एक प्रकार से पूर्ण वस्त्रहीन अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसमें क्या होगा कि हीट लॉस होगी इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें लॉस ऑफ हीट बाय कॉन्टेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि हमने किसी मान लो गर्म ऑब्जेक्ट को छू लिया है तो उस गर्म ऑब्जेक्ट की जो मतलब गर्माहट है वो हमारी बॉडी में आ जाएगी। तो ये कंडक्शन का प्रोसेस है जिसमें हीट ट्रांसफर हो रही है बाय कांटेक्ट। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक स्पंज बात इसमें देर का स्पंज बात हो गया, इसमें क्या होगा, बॉडी को जब हम स्विमिंग पूल में उतरेंगे तो हमारी बॉडी की जो हीट है वो पानी में चले जाएगी, तो एक प्रकार का कंडक्शन का प्रोसेस है। लॉस ऑफ हीट बाय द सर्कुलेटिंग फैन वगैरह है, अगर इनसे अगर हेयर पता है, हम जानते हैं हीट लॉस होती है, तो ये भी इसका एग्जाम्पल है। लॉस ऑफ हीट इन द फॉर्म ऑफ वेपर एंड गैसेस, हीट लॉस होती है या तो वेपर फॉर्म में या गैसेस की फॉर्म में। अगर हम बात करें कौन कौन से फैक्टर हैं जो बॉडी टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं, तो खूब सारे फैक्टर हैं। जैसे कि जब भी हमारी बॉडी में थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश नहीं रहेगा उस वक्त हम क्या कहेंगे, हीट बैलेंस नहीं है। वो फैक्टर हमारे बॉडी में हीट को रेगुलेट करते हैं। जैसे कि जितनी हीट प्रोड्यूस हुई उतनी हीट का लॉस नहीं हो पाया, जैसा हमने देखा था टेम्परेचर की डेफिनेशन में कि टेम्परेचर कितना लॉस हो रहा है कितना बन रहा है, इसके बीच का बैलेंस होता है, उसे हम बॉडी टेम्परेचर के रूप में डिफाइन करते हैं। तो अगर बॉडी टेम्परेचर इक्विलिब्रियम में अटेंड नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब है बॉडी में क्या है, कोई ना कोई दिक्कत है। तो और वो फैक्टर हमें जनरली अफेक्ट करते हैं। खूब सारे फैक्टर हैं, जैसे कि एज हो गया, एज में जैसे कि अगर हम बात करें तो जैसे न्यूबॉर्न हो गए, इनमें क्या होता है, प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो रखा होता है थर्मो रेगुलेशन का, बच्चे में नहीं होता। हम जानते हैं बच्चों में फ्लूइड ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एनी ऑफ द एज ग्रुप, तो हम जानते हैं बच्चे में फ्लूइड ज़्यादा है, इसका मतलब वो टेम्परेचर रेगुलेशन तो नहीं कर पाएगा, उसका टेम्परेचर रेगुलेशन कमज़ोर है। अब इसी प्रकार से ओल्ड एज हो गया, ओल्ड एज का डेवलपमेंट कम हो चुका होता है। अब मतलब ओल्ड एज में क्या है, वो डेवलप होकर खराब होने की स्थिति में आ चुका होता है, थर्मो रेगुलेशन, हाइपोथैलेमस वगैरह डैमेज होने लगते हैं, तो इस दौरान क्या होगा, उनमें भी टेम्परेचर रेगुलेशन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट अगर हम एक्सरसाइज की बात करते हैं तो हम जानते हैं एक्सरसाइज करने के दौरान हमारी बॉडी में क्या होता है, हीट का प्रोडक्शन होता है, यानी हमारे बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज स्टोर है, एक्सरसाइज करते हैं तब क्या होता है कि ये ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है किसमें, हम जानते हैं हम हीट में तोड़ देता है, बाई प्रोडक्ट एज ए हीट निकलती है और एनर्जी दे देता है। यानी ग्लूकोज भी जब ग्लूकोज जब भी हम एक्सरसाइज करेंगे तो टूटेगा और टूट के हमें एनर्जी देगा, प्लस में बाई प्रोडक्ट के रूप में हीट फॉर्म होगी। हार्मोन की बात करें तो जैसे कि फीमेल्स में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, एमसी के दौरान क्या करता है, हीट प्रोडक्शन करता है, उनका टेम्परेचर इस दौरान ज़्यादा रहता है। कार्डिनल रिदम की बात करें कि जो बॉडी कभी भी किसी भी टाइम, दिन के समय, रात के समय, जब भी टेम्परेचर का एक पर्टिकुलर टाइम होता है जब वो राइज होता है और डाउन होता है, तो ये हम इसमें देखते हैं जैसे कि 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे से लेकर मिड नाइट तक टेम्परेचर राइज होता है और सुबह के 4 बजे से लेकर 6 बजे तक मॉर्निंग में टेम्परेचर कम रहता है। इससे अगर ऊपर नीचे है तो इसका मतलब वो अबनॉर्मलिटी में कंसिडर होता है। स्ट्रेस ले लिया, अब किसी पर्सन को स्ट्रेस होगा तो कौन सा सिस्टम अफेक्ट होगा, नर्वस सिस्टम का, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करवा देगा कि
हीट का प्रोडक्शन करवाएगा, हार्मोनल इम्बेलेंस होगा, हार्मोनल इम्बेलेंस होने से हीट का प्रोडक्शन होगा। जैसे कि कभी भी हमें टेम्परेचर चेक करने से पहले पर्सन को पता लगा लेना है कि पर्सन एंजाइटी में तो नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, ये हम नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में देख सकते हैं कि कभी भी पेशेंट का टेम्परेचर देखने से पहले उसकी एंजाइटी लेवल चेक कर लेना चाहिए। इन्वायरमेंट मान लो अगर किसी, जैसे कि बच्चों पे और बुढ़ों में क्या होता है कि इन्वायरमेंट का फ़र्क बहुत ज़्यादा होता है टेम्परेचर को लेकर, क्योंकि इनमें थर्मो रेगुलेशन होता नहीं है इतना प्रॉपरली, तो इसी वजह से इनमें थोड़ा टेम्परेचर डिस्टर्बेंस रहता है। नेक्स्ट बात करें तो बॉडी टेम्परेचर को एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं, बॉडी टेम्परेचर इज इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल बॉडी फंक्शन, यानी बॉडी टेम्परेचर जो है वो हमारी नॉर्मल बॉडी फंक्शन को दिखाता है। और नर्स क्या करती है कि बॉडी टेम्परेचर चेक करती है किसी भी अबनॉर्मलिटी को चेक करने के लिए, ठीक है। साइट्स की बात करें तो जनरली 3 साइट होती है। बॉडी के एरिया की बात करें जहाँ जैसे हम टेम्परेचर मेजर करते हैं तो 3 साइट होती है। एक होती है आपकी ओरल, दूसरा होता है एक्सिला और तीसरी होती है रेक्टम, यानी मुंह से ले सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, सब लिंगुअली जीभ के नीचे थर्मामीटर रखेंगे, 2 मिनट तक रखा रखेंगे और फिर हम टेम्परेचर एक्सेस करेंगे। अब कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे, तो एक्यूरेट एंड कॉन्सिस्टेंट रीडिंग, यानी एक तो क्या होता है माउथ से टेम्परेचर लेने पर एक्यूरेट रीडिंग आती है, दूसरा ये है इजी टू पुट है। अब कहाँ कहाँ यूज़ नहीं करेंगे, जैसे इन्फेंट है, अब इन्फेंट क्या छोटा बच्चा है, दांत लगा देगा, मरकरी को तोड़ सकता है, और मरकरी चूंकि हम जानते हैं जहरीली होती है, तो इन्फेंट में ओरल रूट का यूज़ नहीं करते हैं। कौन अनकॉन्शियस पेशेंट है उसमें नहीं करते हैं, यानी कोई चेतन अवस्था में नहीं है तो उसको हम उसमें यूज़ नहीं करेंगे। या फिर कोई पेशेंट बेहोशी में है, या फिर आप मान लो कि किसी ओरल सर्जरी हो चुकी है, या ड्रिंकिंग उसने कर रखी है, या फिर वो स्मोकिंग करता है, इन सब कंडीशन में वो क्या कर सकते हैं, नहीं टेम्परेचर ओरल से नहीं लेते हैं। दूसरा एक्सिला ग्रूम से लेते हैं। इसमें क्या होता है कि अंडर द आर्म रखते हैं और टेम्परेचर लेते हैं। इसमें बात करें तो ये भी इन्फेंट और चिल्ड्रंस में यूज़ किया जाता है। और ओरल और रेक्टल कंडीशन में अगर कोई कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है पेशेंट में तो उसमें हम एक्सिला यूज़ करते हैं, यानी किसी में अगर ओरल और रेक्टल से लेने का मना है तो हम उसमें एक्सिला से लेते हैं। एक्सिला में क्या होगा कि टेम्परेचर जो है वो ओरल की तुलना में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कम आएगा। ध्यान रखना, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कम आएगा, ना कि 1 डिग्री सेल्सियस कम आएगा। 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कम आएगा, तो ध्यान रखना। दूसरा, अगर हम रेक्टम से बात करें तो इन्फेंट में आधा इंच इंसर्ट करेंगे रेक्टम में टेम्परेचर थर्मामीटर को, और एडल्ट में बात करें तो 1.5 इंच थर्मामीटर को इंसर्ट किया जाएगा। इसकी बात करें तो कोमा पेशेंट हो गया, कोमा में इन्फेंट में चिल्ड्रन में या फिर डिसओरिएंटेड पेशेंट है, तो उनमें हम क्या करेंगे, इसका यूज़ करेंगे। यहाँ पर क्या होगा कि ओरल की तुलना में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर ज़्यादा आएगा। एक्सिला में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कम आ रहा था ओरल की तुलना में, यहाँ पर ओरल की तुलना में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर ज़्यादा आएगा। कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें तो जैसे कि किसी को रेक्टल सर्जरी हो रखी है, होमरोइड्स हो रखा है, फिशर हो रखा है, या फिर आप कह सकते हैं अनकम्फर्टेबल क्लाइंट है, उसको हम ये नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखना है रेक्टल सर्जरी, इसमें टेम्परेचर लेने के दौरान प्राइवेसी का खास ध्यान रखा जाता है पेशेंट का। ये नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है टेम्परेचर के। तो 2-3 पॉइंट हम ऐसे डिस्कस कर चुके हैं नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के। अब ये सब हम देख चुके हैं कहाँ कहाँ से हीट प्रोड्यूस होती है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर भी वही है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, यानी हमने कहा था कि हीट प्रोड्यूस होती है जब भी खाना लाते हैं तो एज ए बाई प्रोडक्ट, और बाई प्रोडक्ट के रूप में जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है वो 4 किलो कैलोरी एनर्जी देता है, प्रोटीन भी 4 किलो कैलोरी देता है, और हमारा जो फैट है वो 9 किलो कैलोरी देता है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन, ये वो है कि जैसे ही हमने खाना खाया, मैंने कहा था पिछले कि मेटाबॉलिज्म जो होता है वो उससे हीट प्रोड्यूस नहीं होता है। जनरली हीट प्रोड्यूस होता है कि जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है इसकी वजह से हीट प्रोड्यूस हो रही है, वो एनर्जी की फॉर्म में हमें, हीट की फॉर्म में हमें एनर्जी मिल रही है। तो ये क्या होता है कि जो भी खाना खाया है उसका मेटाबॉलिज्म हो रहा है, उस मेटाबॉलिज्म एनर्जी का अफेक्ट आएगा बॉडी की बेसल मेटाबॉलिज्म पर, और क्या करेगा, एनर्जी प्रोड्यूस। यानी जनरली इतना नहीं करना है, हम ये ध्यान रखना है कि हीट प्रोड्यूस मेटाबॉलिज्म की वजह से तो होता है, लेकिन मेन उसका कारण ये होता है कि उस दौरान जो एनर्जी बन रही है वो एनर्जी हीट के फॉर्म में हमें मिल रही है, इसी वजह से टेम्परेचर राइज होता है। अब ये स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन देख रखा है, प्रोटीन का सबसे ज़्यादा होता है 30% होता है, और बाकी मिक्स डाइट वगैरह का 12 होता है, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखें, एक्सरसाइज के दौरान मैंने बता दिया था ये कंसेप्ट, ग्लूकोज और एनर्जी हमें मिलती है, इसी वजह से क्या होता है कि ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है, इसी वजह से हमें क्या होता है कि हीट प्रोड्यूस होती है। इमोशन में भी हमने देख लिया था, हार्मोनल इफेक्ट हम देख चुके हैं, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से भी होता है, बिल्कुल सही है। डिजीज कंडीशन में भी क्या होगा, टेम्परेचर राइज होगा, क्योंकि उस वक्त क्या होगा, कोई भी फॉरेन बॉडी हमारे अंदर आ चुका होगा, तो हाइपोथैलेमस के पास सिग्नल जाता है, हाइपोथैलेमस टेम्परेचर को राइज कर देता है, क्योंकि हम भी जानते हैं कि बैक्टीरिया कोई भी हो वो भी एक तरह से हमारी बॉडी टेम्परेचर पे ही ग्रो करता है, 37 डिग्री सेल्सियस पे। तो जब भी टेम्परेचर बढ़ जाएगा बॉडी का तो क्या होगा, बैक्टीरिया जनरली मर ही जाएगा। अब हम नेक्स्ट अगर हम बात करें
तो ये भी लूज ऑफ हीट बता दिया था हमने, स्किन से होता है, लंग्स से भी होता है। लंग्स में कैसे होगा, स्किन से कैसे होगा, स्किन में वो प्रेस्पायरेशन, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन और वेसो डायलेशन हमने देखा था, तो वेसो डायलेशन होगा, प्रेस्पायरेशन होगा और हीट लॉस होगी। लंग से कैसे होगा, जैसे हम सांस लेते हैं, सांस लेंगे तब वो ऑक्सीजन अंदर जाएगी, इसी के साथ साथ हवा कैसी होती है बाहर की, ठंडी होती है एज कम्पेयर टू हमारे बॉडी टेम्परेचर। ये जाएगी तो क्या होगी कि जो लंग का मतलब गर्माहट है उसको क्या करेगी, ऑब्जॉर्व कर लेगी, और जो हम एक्सेल करेंगे एयर वो क्या होगी, वार्म होगी, तो इससे क्या होगा, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। तो यहाँ ये सब लिखा हुआ है। किडनी की बात करें, किडनी में हम जैसे यूरिन प्रोडक्शन होता है, यूरिन क्या करता है कि बॉडी की हीट को ऑब्जॉर्व कर लेता है, और जब भी हम यूरिनेट करते मिचुरेट करते हैं तब क्या होती है, हीट रिलीव हो जाती है। बोवल मूवमेंट यानी जब भी हमारे रेक्टम में बोवल जो बना हुआ है, अगर वहाँ पर बोवल है तो वो क्या करेगा, पूरी बॉडी की हीट को ऑब्जर्व कर लेगा, और ड्यूरिंग एक्सक्रीटा वो हीट हमारी बॉडी से क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। पायरेक्सिया इंपॉर्टेंट है। फीवर क्या है कि जब भी हमारे नॉर्मल टेम्परेचर से अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, द टेम्परेचर राइजेज देन द नॉर्मल टेम्परेचर, दैट इज 37 सेल्सियस से ज़्यादा है, 36.8 से ज़्यादा है, तो क्या है, नॉर्मल अबनॉर्मल है। जैसे कि यहाँ पर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37.2 डिग्री सेल्सियस की अगर हम बात करें तो वो अबनॉर्मल कंसिडर किया गया है, उसी को पायरेक्सिया कहते हैं। द कोज ऑफ द फीवर, जैसे फीवर का क्या क्या कोज है, जैसे कि इन्फेक्शन हो चुका है, या नर्वस सिस्टम किसी का सही से काम नहीं कर रहा है, न्यूप्लाज्मा डिजीज़ है, ब्लड डिजीज़ है, या फिर हीट स्ट्रोक है, डिहाइड्रेशन में भी फीवर आता है, सर्जिकल ट्रॉमा, ये वगैरह जो कंडीशंस दे रखी है इनमें क्या होता है, और मेनली फॉरेन प्रोटीन, अगर फॉरेन एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है तो पायरेक्सिया होगा। फीवर जो है जनरली हम अगर फीवर की बात करें तो बॉडी आर अफेक्टेड, फीवर में रेस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्ट होगा। कौन कौन से बॉडी सिस्टम अफेक्ट होंगे, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्ट होगा। कैसे होगा, एक तो सेलो और डीप ब्रीथिंग होगी, यहाँ पर सेलो और सॉरी डीप नहीं, सेलो और रैपिड ब्रीथिंग होगी। सेलो यानी लंबी सांस लेंगे और जल्दी सांस लेंगे, जैसे कि पर्सन एक तो डीप मतलब सेलो मतलब ऐसे फटाफट सांस लेगा, इसी वजह से उसको क्या होगा, रेस्पिरेटरी डिस्टर्बेंस होगा। सर्कुलेटरी की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा कि पल्स रेट जो है वो और पाल्पिटेशन हार्ट रेट जो है वो क्या हो जाएगी, पर्सन की इंक्रीज हो जाएगी। यूरिनरी सिस्टम में क्या होगा कि बर्निंग मिक्चुरेशन निकलेगा और हाई कलर यूरिन निकलेगा। नर्वस सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर पेशेंट को नींद की दिक्कत या फिर बोलने की दिक्कत हो सकती है, फॉल्स बिलीफ हो सकता है। मस्कुलो स्केलेटल की बात करें तो यहाँ पर पेशेंट को फैटिकनेस हो सकती है, थकावट हो सकती है, बॉडी और जॉइंट में पेन हो सकता है। तो ये वो फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट होते हैं पायरेक्सिया के दौरान। नेक्स्ट अगर हम बात करें टाइप ऑफ पायरेक्सिया की, तो कौन कौन से ऑनसेट फीवर वो है, इसमें टाइप्स ऑफ फीवर की बात करें, ऑनसेट सबसे पहला है। ऑनसेट का मतलब ये है कि ये वो पीरियड है बॉडी का जब टेम्परेचर क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, यानी इस दौरान क्या होगा, ग्रेजुअली धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा, ये होगा ऑनसेट फीवर। दूसरा स्टेडियम फीवर, यानी टेम्परेचर मैक्सिमम होगा, अपने बॉडी का मैक्सिमम टेम्परेचर अटेंड रहता है और मेंटेन रहता है, तो उसे हम स्टेडियम फीवर कहते हैं। ठीक है, रिमेन कांस्टेंट यानी वो टेम्परेचर क्या रहेगा उस दौरान कांस्टेंट रहेगा। डिक्लाइन में क्या होगा कि टेम्परेचर रिटर्निंग डाउन होगा, अब टेम्परेचर वापस नॉर्मल के दौरान नॉर्मल की तरफ आ रहा होगा, तो इसे डिक्लाइन फीवर कहते हैं। क्राइसिस क्या होगा कि इसमें टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल की तरफ आ रहा होगा फ्रॉम अ वेरी हाई टेम्परेचर, यानी हाई टेम्परेचर से नॉर्मल की तरफ आ रहा होगा टेम्परेचर, वो भी कुछ घंटों में या दिनों में एकदम फटाफट आ जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, क्राइसिस। अब क्राइसिस भी दो तीन तरह के होते हैं, एक होता है ट्रू क्राइसिस। ट्रू क्राइसिस के दौरान टेम्परेचर भी कम होगा और साथ ही साथ में बॉडी फंक्शनिंग भी नॉर्मल होंगे, तो इसे हम क्या कहेंगे, ट्रू क्राइसिस कहेंगे, यानी पेशेंट में इंप्रूवमेंट होगा। ये सब कुछ घंटों में हो जाएगा, 1 या 2 घंटे में हो जाएगा। फॉल्स क्राइसिस में क्या होगा कि टेम्परेचर तो 1-2 घंटे में डाउन हो गया, लेकिन पेशेंट की कंडीशन इंप्रूवमेंट नहीं हुई, पेशेंट की कंडीशन में खासा सुधार नहीं आया, तो ये एक प्रकार से थोड़ा फैटल है कि टेम्परेचर नॉर्मल हो गया लेकिन कंडीशन सुधरी नहीं है, तो ये एक प्रकार से अबनॉर्मलिटी है कुछ बड़ी। अगर हम लाइसिस की बात करें तो इनमें क्या होगा, टेम्परेचर एक जिगजैग लाइन में, मतलब जिगजैग मैनर में, मतलब कभी बढ़ेगा कभी कम होगा, कभी बढ़ेगा कभी कम होगा, ऐसे करते करते टेम्परेचर क्या होगा, नॉर्मल आएगा, और साथ ही साथ में पेशेंट की कंडीशन भी इंप्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंटिन्यूसली फीवर, कंटिन्यू फीवर इज वन इन विच द टेम्परेचर वेरीज नॉट मोर देन 2 बिटवीन मॉर्निंग एंड इवनिंग, यानी टेम्परेचर दिन और रात में अगर जब हम टेम्परेचर मेजर करें तो 2 डिग्री से ज़्यादा फर्क नहीं आता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंटिन्यू फीवर कहते हैं, नॉट मच मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस। रेमिटेंट फीवर की बात करें तो इसमें क्या होगा कि पेशेंट की कंडीशन में फीवर चेंजेस कैरेक्टराइज्ड बाय वेरिएशन ऑफ मॉर्निंग बिटवीन मॉर्निंग मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस बिटवीन मॉर्निंग एंड इवनिंग बट डज नॉट रीच नॉर्मल, यानी पेशेंट की कंडीशन में मॉर्निंग और इवनिंग में टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस 2 या 2 से ज़्यादा में डिफरेंस आएगा, लेकिन फिर भी कंडीशन पेशेंट की सुधार नहीं आएगी, उसे रिमिटेंट फीवर कहते हैं। इंटरमीडिएट फीवर की बात करें तो टेम्परेचर राइजेस फ्रॉम नॉर्मल टू हाई फीवर बेक एट रेगुलर इंटरवल, यूजुअली द टेम्परेचर हायर इन इवनिंग देन मॉर्निंग। इस दौरान क्या होगा कि टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल में आएगा, हाई टेम्परेचर से नॉर्मल में आएगा,
और ये कब होगा, बॉडी के एक स्पेसिफिक टाइम में होगा। जैसे कि जनरली इवनिंग में टेम्परेचर हाई रहता है और मॉर्निंग में टेम्परेचर लो रहता है। इसका जस्ट उल्टा है इरिवर्सिबल फीवर, इसमें मॉर्निंग में टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा और इवनिंग में टेम्परेचर कम रहेगा। स्विमिंग फीवर क्या है, स्विमिंग फीवर की बात करें तो इसमें जो डिफरेंस बिटवीन हाई एंड लो पेशेंट इज़ वेरी ग्रेट, द फीवर इज कॉल्ड स्विमिंग फीवर। यानी टेम्परेचर मॉर्निंग और इवनिंग टेम्परेचर के बीच में बहुत ही बड़ा डिफरेंस आए उसे हम कहते हैं स्विंगिंग फीवर। राइगर फीवर इंपॉर्टेंट है। राइगर फीवर क्या है, जैसे मलेरिया में आता है, यानी पेशेंट को पहले सिवरिंग होती है, सिवरिंग होने के बाद पेशेंट का टेम्परेचर एकदम बहुत तेजी से बढ़ जाता है टू द हाई पायरेक्सिया। हाई पायरेक्सिया हम डील करेंगे उस, यानी जनरली 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो जाए तो उस पेशेंट को क्या कहते हैं, राइगर फीवर। यानी क्या होगा कि सिवरिंग होगी, सिवरिंग होने के बाद क्या होगा, टेम्परेचर राइज होगा, जैसे मलेरिया। इरेगुलर फीवर यानी कि इनमें कभी ऊपर कभी नीचे, कभी टेम्परेचर नॉर्मल, ये सब रहेगा। यानी इनमें से किसी कैटेगरी में जो टेम्परेचर रखने लायक नहीं होगा उसे हम इरेगुलर फीवर कहेंगे। अब पायरेक्सिया, लो पायरेक्सिया मैंने बता दिया था 99 से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट का जो टेम्परेचर है, यानी 37.2 से 37.8 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है वो लो पायरेक्सिया में कंसिडर किया जाएगा। मॉडरेट की बात करें तो 100 से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37.8 से 37.39.4 के बीच का जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट पायरेक्सिया। हाई में 105 से ज़्यादा हो जाएगा और हाइपर में हाई में 103 से 105 के बीच में रहेगा फ़ारेनहाइट। और हाइपरथर्मिया भी कहते हैं हाई पायरेक्सिया को, और हाइपर पायरेक्सिया में क्या होगा, 105 से भी ज़्यादा हो जाएगा। इस दौरान सेंट्रल नर्वस सिस्टम अफेक्ट होगा। हाइपर पायरेक्सिया के दौरान सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अफेक्ट आएगा, डेलूरियम और डेमेंशिया होगा, यानी भूलने की बीमारी होगी और फॉल्स बिलीफ होने लगेंगे। सब नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें तो व्हेन द बॉडी टेम्परेचर फॉल्स बिलो द नॉर्मल इट इज कॉल्ड द सब नॉर्मल टेम्परेचर। यानी कि जब भी हमारे बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा उस दौरान हम क्या कहेंगे, सब नॉर्मल टेम्परेचर। अब हम बात करें नर्सिंग केयर इन फीवर में, तो रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। नर्सिंग केयर इन फीवर में क्या करेंगे, बॉडी टेम्परेचर का रेगुलेशन करेंगे। फोकस ऑन रिड्यूसिंग द एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर, यानी पेशेंट में जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ है उसे हम क्या करेंगे, कम करने की कोशिश करेंगे। व्हेन द क्लाइंट टेम्परेचर इज मॉडरेट एलिवेटेड वेरियस मेथड ऑफ रिड्यूसिंग द टेम्परेचर में बी स्टार्टेड। यानी अगर किसी पेशेंट का टेम्परेचर हाई है तो कई सारे मेथड्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं पेशेंट का टेम्परेचर कूल डाउन करने के लिए। द रूम टेम्परेचर मेंटेन एट अ कंफर्टेबल टेम्परेचर, यानी जो रूम है उसको एक कंफर्टेबल टेम्परेचर पे रखा जाता है, वेल वेंटिलाइज रखा जाता है रूम को। पेशेंट को ब्लैंकेट या एक्सेसिव क्लोथिंग जो है वो बॉडी से रिमूव कर दिए जाते हैं। कई सारे मेथड होते हैं कूलिंग के, उसे बॉडी पे लगाया जाता है। कोल्ड बाथ दी जाती है पेशेंट को, और इस दौरान क्या होता है कि आइस कंप्रेशन और कोल्ड कंप्रेशन भी बॉडी पर लगाए जाते हैं, जनरली हेड पे, ताकि वहाँ, क्योंकि हम जानते हैं हेड यहाँ हाइपोथैलेमस पोजीशन होती है, इसी वजह से गीला कपड़ा वहाँ पे रखा जाता है ताकि हाइपोथैलेमस कूल डाउन हो जाए। और नेक्स्ट अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स, और पर्सन को क्या करा जाएगा, ठंडी ड्रिंक्स पिलाई जाएगी, कोल्ड स्पंज दिया जाएगा। 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन फीवर को 13% राइज अपटेक ऑफ ऑक्सीजन। यानी एक चीज़ इंपॉर्टेंट लिखी हुई है यहाँ पे कि अगर कभी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से राइज होगा फीवर में तो बॉडी की 13% O2 का कंजप्शन बढ़ जाएगा। यानी बॉडी में 13% O2 का कंजप्शन बढ़ जाएगा। इसी वजह से सेलो और रैपिड ब्रीदिंग पेशेंट को होने लगेगी ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए। एक्सपोजर टू कूल इलेक्ट्रिक फैन, पेशेंट को ठंडे पंखों के में नीचे रखा जाएगा। पेशेंट को ठंडक प्रोवाइड करनी है सब। हाइपोथर्मिक ब्लैंकेट आप उसको उड़ा सकते हो जो कि ज़्यादा गर्म ना हो। अब मीटिंग द न्यूट्रिशनल नीड्स। अब क्या होता है कि जनरली हम जानते हैं द सेलुलर मेटाबॉलिज्म इज इंक्रीज्ड ड्यू टू द फीवर। द ऑक्सीजन कंजप्शन इन द बॉडी टिश्यू इज इंक्रीज्ड बाय 13% फॉर एवरी ईच सेंटीग्रेड ऑफ द बॉडी। देयरफॉर हाई कैलोरी डाइट इज इंडिकेटेड इन फीवर सिंस द डाइजेस्टिव प्रोसेस स्लोअर डाउन द डाइट शुड बी इजी डाइजेस्टेबल। क्या होता है कि जब भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है उस दौरान क्या होता है, O2 का अपटेक बढ़ जाता है। मैंने अभी बताया 1 डिग्री बढ़ेगा तो 13% O2 खत्म होगी। तो इस वजह से क्या होता है कि 1 डिग्री क्या, 1 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पर, ठीक है ना, तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगी तो उस दौरान यहाँ पर ये 30% O2 का अपटेक बढ़ जाएगा। इस दौरान पेशेंट को हाई कैलोरी डाइट देनी है ताकि इसकी आपूर्ति हो सके, उसको एनर्जी मिल सके पेशेंट को। अब हाई कैलोरी तो होनी चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि पायरेक्सिया के दौरान डाइजेशन भी कमज़ोर हो जाता है, तो उसको इजी डाइजेस्टिबल खाना देना चाहिए लेकिन उसकी कैलोरी ज़्यादा होनी चाहिए। प्रोवाइडिंग रेस्ट एंड स्लीप, पेशेंट को ऐसी यूनिट प्रोवाइड करनी है जहाँ पर ना तो किसी प्रकार की कोई ब्राइट लाइट हो, ना कोई साउंड हो, और पेशेंट को एक हेल्पिंग पोजीशन देनी है जिससे वो क्या हो सके, इजीली सो पाए। और बेड शोर का ध्यान रखना है, पेशेंट को बेड शोर ना हो। और दूसरा, और उसको क्या करना है, लाइट और लूज स्मूथ क्लॉथ्स प्रोवाइड करने हैं, कॉटन क्लॉथ्स जनरली हम यूज़ करते हैं, और ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। दूसरा यहाँ ये था हमें
कि रेस्ट एंड स्लीप के बारे में। दूसरा पर्सनल हाइजीन में क्या करना है, माउथ की केयर देनी है। माउथ केयर तो इंपॉर्टेंट है, माउथ केयर नहीं देंगे तो पेशेंट ठीक नहीं होगा। माउथ केयर में क्या करवाना है, पेशेंट को कुल्ले करवाने हैं, पेशेंट की लिप्स का ध्यान रखना है, अगर क्रैकिंग वगैरह आई हुई है, मुंह के पास में अगर किसी प्रकार का कोई क्रैक है तो उसको दूर करने के लिए हमें ऑइंटमेंट वगैरह यूज़ करना है, टंग का असेसमेंट करना है, टंग में कोई क्रैक वगैरह तो नहीं है, तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। कॉम्प्लिकेशन में अराइज माउथ इज केयर गिवन आवरली और मोर फ्रिक्वेंटली फॉर द क्लाइंट हु हैव मैन फीवर। जैसे कि किसी कोई पर्सन है जो काफ़ी लंबे समय से बीमार है, तो उसकी माउथ केयर को हर घंटे 2 घंटे बाद देनी है, बार बार माउथ वॉश करवाना है, ऑइंटमेंट लगाने हैं, लिप केयर देनी है, वगैरह वगैरह करते रहना है। अप्लाई ओनली ऑइंटमेंट फॉर द ड्राई एंड प्रिवेंट लिप्स क्रैकिंग। ठीक है, देख बता दिया। सेफ्टी फैक्टर्स की बात करें तो सेफ्टी फैक्टर्स में अगर हम देखें तो नेवर लीव अ क्लाइंट विथ हाई फीवर अलोन। कोई भी किसी पेशेंट को हाई फीवर में है तो उसे अकेला नहीं छोड़ना है। राइगर एंड कन्वर्जन में अकर एनी टाइम, यानी कभी भी पेशेंट को राइगर यानी ठंड लग के एकदम बुखार मलेरिया वाला हमने पीछे देखा था वो हो सकता है, और कन्वर्जन आ सकते हैं, पेशेंट को ताने आ सकते हैं। इसी वजह से पेशेंट को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना है, हमेशा पूरे के पूरे साजो सामान के साथ पेशेंट के ऊपर खड़ा रहना है। ठीक है, पेशेंट के ऊपर मतलब पेशेंट के साइड में खड़ा रहना है, और कभी भी जरूरत पड़ने पर पेशेंट को केयर देनी है। If the client have fever over 103 डिग्री फ़ारेनहाइट for a long time, it may be lead to delirium और convulsion। अगर किसी पेशेंट को टेम्परेचर 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा है, लंबे समय तक यह टेम्परेचर चल रहा है, तो पेशेंट को डेल्यूरियम हो सकता है, नर्वस सिस्टम उसका अफेक्ट हो सकता है। मैंने बताया था 103 से ज़्यादा यानी 105 यहाँ पर हम जनरली मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि 105 से ज़्यादा होगा तो वो हाइपर पायरेक्सिया में आ जाएगा। ये भी हाई पायरेक्सिया भी कम नहीं होता है, पर हाइपर पायरेक्सिया में आ जाएगा और पेशेंट को सेंट्रल नर्वस सिस्टम अफेक्ट होगा सीधा, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होगा, डेल्यूरियम होगा और कन्वर्जन होगा। डेल्यूरियम यानी भूल जाएगा, पेशेंट को फॉल्स बिलीव होने लगेंगे, और साथ ही साथ कन्वर्जन ताने आएंगे। अगर हम बात करें टेम्परेचर अगर डाउन नहीं आ रहा है तो हमें क्या करना है, कोल्ड एप्लीकेशन यूज करना है, और एंटीपायरेटिक ड्रग्स यानी जो टेम्परेचर को कम करें, जो फीवर को कम करने में यूज़ हो, उन्हें एंटीपायरेटिक ड्रग्स कहते हैं। जनरली पीसीएम दी जाती है पेशेंट को। पीसीएम तो भाई साहब बहुत ही रेयर चांस में दी जाती है। हमारे नर्सिंग में जो नर्सिंग प्रोसीजर होता है उसमें हम देखते हैं कि पीसीएम तो अगर पेशेंट भाई ठीक ही नहीं होगा, पता है कि अब नहीं ठीक होने वाला है, तो हम उसको पीसीएम देते हैं जनरली। ये हमारी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में जनरली मेंशन है, हम देख सकते हैं। और वो भी एडवाइस करेगा डॉक्टर। ठीक है, तो ये ऑब्जर्विंग द पेशेंट। अब पेशेंट को ऑब्जर्व करना है, क्या करना है भाई, पेशेंट को ऑब्जर्व जैसे कंटिन्यू ऑब्जर्वेशन रखना है, उसकी वाइटल साइन बार बार देखनी है, उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे कि नर्स वाइटल साइन आर टू बी चेक्ड फ्रिक्वेंटली नॉन टू प्रोग्रेस और रिग्रेशन ऑफ डिजीज। वाइटल साइन अगर ठीक आ रहा है इसका मतलब पेशेंट क्या हो रहा है, इंप्रूवमेंट की तरफ आ रहा है। और वाइटल साइन अगर खराब चल रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहा है टेम्परेचर वगैरह, तो इसका मतलब है पेशेंट अब नॉर्मलिटी में जा रहा है, पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से पेशेंट की कंडीशन देखी जा सकती है, और एनी वर्स ऑफ द कंडीशन कैन बी रिपोर्टेड इमीडिएटली। अब अगर कोई कंडीशन खराब हो रही है तो हम उसे क्या करना है, हमें उसे रिपोर्ट में, क्लाइंट के रिपोर्ट में मेंशन करना है, क्लाइंट के डॉक्यूमेंटेशन में उसे अच्छे से मेंशन करना है। केयर इन राइगर बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्मिनली इल पेशेंट को कैसे केयर दी जाती है ये इंपॉर्टेंट है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। राइगर में कई स्टेजेस में, ये टर्मिनली इल का ही है, लैमसम आप मान लो केयर इन राइगर। इसमें पेशेंट को कुछ स्टेजेस में केयर दी जाती है, जनरली 3 to 4 स्टेजेस होती है इनमें। सबसे पहले कोल्ड स्टेज, द क्लाइंट शिवरिंग अनकंफर्टेबली, द स्किन इज कूल, फेस इज पिंच्ड एंड पेन एंड द पल्स इज रैपिड, द टेम्परेचर राइजेज रैपिडली टू द 103 डिग्री फ़ारेनहाइट और अबव। इन दिस स्टेज कवर द क्लाइंट विद ब्लैंकेट। इस दौरान ठंडा स्टेज, कोल्ड स्टेज, यानी पेशेंट को ठंड लगेगी लेकिन टेम्परेचर बढ़ जाएगा। यानी कि मैंने कहा था राइगर में क्या होता है, ठंड लगती है, सीवरिंग होती है यानी कंपार्ट होती है, और फिर एकदम टेम्परेचर बढ़ जाता है टू द हाई पायरेक्सिया। हाई पायरेक्सिया मतलब 103 डिग्री सेल्सियस तक। तो इस दौरान क्या होगा, पेशेंट को ठंड लगेगी, टेम्परेचर एकदम बढ़ जाएगा। इस दौरान हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी कि हमें इस दौरान टेम्परेचर बढ़ जाएगा, पेशेंट का पल्स बढ़ जाएंगी, पेन होगा, मुंह हो जाए इतना सा छोटा सा हो जाएगा, पिंच्ड हो जाएगा, ब्लूइश स्किन हो जाएगी। तो इस दौरान क्या करना है, हमें उसको जो है वो ब्लैंकेट ओढ़ानी है, और उसके साथ साथ वार्म ड्रिंक्स उसे पिलानी है, ताकि वो क्लाइंट क्या ना हो पाए, ठंड में ना चला जाए, हाइपोथर्मिया में ना चला जाए। इस वजह से सेकेंड स्टेज, हॉट स्टेज। अब सेकंड स्टेज में क्या होगा, पेशेंट को पसीना आने लगेगा, पेशेंट की स्किन ड्राई होने लगेगी, और पेशेंट बार बार प्यासा महसूस करने लगेगा। इस दौरान शिवरिंग तो रुक चुकी होगी, लेकिन टेम्परेचर जो है वो अभी भी राइज होता रहेगा। तो इस सेकंड स्टेज के दौरान क्या करना है कि पेशेंट के ऊपर से ब्लैंकेट हटा देना है, एक्सेसिव क्लोथिंग हटा देनी है, और कॉटन क्लॉथ पेशेंट को जनरली दी जाती है। और इस दौरान कोल्ड ड्रिंक्स दी जाती है पेशेंट को, कोल्ड कंप्रेशन उसके, जैसे कि कोई ठंडा कपड़ा है वो सर पे लगा दो, ऐसा वगैरह करके उसे रिलीव, हेडेक वगैरह दूर होता है उस पेशेंट का। द टेम्परेचर केयरफुली रिकॉर्डिंग, इसमें 10-15 मिनट बाद, हर 10-15 मिनट बाद टेम्परेचर को रिकॉर्ड किया जाता है,
पल्स, टेम्परेचर सब कुछ, रेस्पिरेशन वगैरह रिकॉर्ड की जाती है इस दौरान। द टेम्परेचर गोज वेरी हाई, 105 डिग्री कोल्ड स्पॉन्जिंग में बी स्टार्टेड यूज्ड अर्ली साइन ऑफ द sweating. The temperature goes very high to 105 degree Celsius. Cold sponging may be started use for early sign of sweating. यानी कि जब भी हमें स्वेटिंग आती दिखे पेशेंट को और पेशेंट का टेम्परेचर 105 से भी ज़्यादा यानी हाइपर पायरेक्सिया में पेशेंट जा रहा है, तो हमें क्या करना है, पेशेंट को कोल्ड स्पंजिंग देनी है। और ये स्वेटिंग क्या है, अर्ली साइन है इसका, क्या कहते हैं, मतलब राइगर में जाने का। थर्ड स्टेज की बात करें तो स्टेज ऑफ स्वेटिंग। अब पेशेंट को क्या होगा, सीरियस होगा इस कंडीशन में पेशेंट। द टेम्परेचर फॉल्स, अब टेम्परेचर वापस डाउन आने लग जाएगा। द पल्स इंप्रूव, पल्स वापस क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। एंड क्लाइंट में गो इन स्टेट ऑफ शॉक इफ नॉट केयर प्रॉपर्ली, यानी पेशेंट शॉक तक की स्थिति में आ सकता है अगर उसको सही से केयर नहीं दी जाए तो थर्ड स्टेज के दौरान क्या ध्यान रखना है कि पेशेंट को क्या करना है, पेशेंट के जो क्लोथ्स हैं वो चेंज करने, जो पसीने से भीगे हुए क्लोथ थे उनको क्या करना है, चेंज करना है। और स्वेटिंग विद द कोल्ड एप्लीकेशन, और उसको क्या करना है, कोल्ड एप्लीकेशन देनी है। पल्स जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट अगले एक वीडियो में हम क्या करेंगे, वाइटल साइन को ख़त्म कर देंगे। तो वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें। एक वीडियो में हम अगले में अपना वाइटल साइन पूरा कर चुके होंगे। थैंक यू फॉर बीइंग हियर विथ मी। इतने लंबे समय तक रुकने के लिए धन्यवाद और थैंक यू।